कुछ राज्यों में सर्वेज भी हुए। मैं आपका इस पे थोड़ा समझना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है। तो क्या जाति को इससे और बढ़ावा मिलेगा? मनी डेटा के बिना अगर आप नेशनल पॉलिसीज चला रहे हो तो ये तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है ना। तो देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि अन्याय तो हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर इस विशेष पेशकश में। मेरे साथ दार्शनिक, बेस्ट सेलिंग राइटर और IIT IIM के पढ़े हुए दार्शनिक कहूँ अगर मैं, आचार्य प्रशांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी कुछ किताबों पे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने ये किताब लिखी है, जात अजात की क्या है जात। इंटरेस्टिंग किताब है सर ये। और उस समय भी हम इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जब अभी अभी देश में एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि जातिगत जनगणना सरकार कराएगी जब सेंसस होगा। विपक्ष की बड़े दिनों से इसको लेकर मांग भी थी, कुछ राज्यों में सर्वेज भी हुए। मैं आपका इस पे थोड़ा समझना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है। इससे जो हम भारत में बात करते हैं कि बड़ी विकट समस्या है जाति के आधार पर लोगों को बांटने की, उसको और बढ़ावा मिलेगा या उससे निजात पाने का, जिसको बिल्कुल कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जाएगी कि लोगों को समझने के बाद उनके लिए और बेटर स्कीम्स बनाए सकें। तो क्या जाति को इससे और बढ़ावा मिलेगा, विभाजन और बढ़ेगा, या इसको एक मेडिसिन के तौर पर आप देख रहे हैं? किसी भी मुद्दे के प्रति रवैया समस्या हो सकता है, नीयत समस्या हो सकती है, तथ्य तो कभी समस्या नहीं होते, आंकड़े तो कभी समस्या नहीं होते। उन आंकड़ों को आप किस नज़र से देख रहे हैं वो आपकी समस्या हो सकती है। अब ये तो सीधे साधे आंकड़े हैं कि जनसंख्या में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी मोहल्ले में, कहीं भी किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, कितने लोग कहाँ मौजूद हैं, ये जानना अपने आप में तो कोई समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, आप उन आंकड़ों का, उन तथ्यों का दुरुपयोग कर लें राजनीतिक लाभ के लिए तो वो समस्या बन जाएगी। लेकिन वो समस्या फिर आपकी नीयत में है। अपनी नीयत ठीक करने की जगह हम आंकड़ों को ही छुपा दें, ये तो कोई बात नहीं। देखिए, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। हमारा संविधान कहता है वी आर वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर का मतलब है कि राज्य इसलिए है ताकि नागरिकों की बेहतरी हो सके, भलाई हो सके। और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जो नागरिकों का जीवन स्तर है, जिसमें शिक्षा भी आती है, जिसमें उनकी आय और आयु भी आती है, बहुत कुछ आता है, उसका संबंध उनकी जाति से है। अब है तो है, ये एक तथ्य है। और ये किसी का सपना नहीं, किसी का मत नहीं। आप सीधे सीधे आंकड़े रखेंगे और कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन आपको दिख जाएगा कि एक जातिगत समूह को आप लेंगे और उसकी आप औसत आय या औसत उसका शैक्षणिक स्तर लेंगे तो पाएंगे वो ऊंचा है दूसरे जातिगत समूह की अपेक्षा। तो इसका मतलब कास्ट कोई अप्रासंगिक बात नहीं है। अगर भारत एक वेलफेयर स्टेट है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे पढ़ें, हम चाहते हैं कि कोई भूखे पेट ना सोए, हम चाहते हैं कि सबको जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों, और हम पाते हैं कि वो सब चीज़ जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसका ताल्लुक तो जात से है, तो फिर जातिगत गणना में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपकी नीयत ही खराब हो, आप वो सब आंकड़े पता करो और फिर कहो अच्छा यहाँ पर इस तरह के लोग ज़्यादा रहते हैं तो चुनाव में इनको लुभाने के लिए यहाँ इनको ऐसे वादे कर लेंगे, या कि यहाँ ये लोग बहुत कम रहते हैं तो अगर मैं ऐसी भी कोई नीति लगाता हूँ जिसमें इनके हितों की उपेक्षा होती है, इनका शोषण भी होता है, तो कोई बात नहीं क्योंकि इनके पास तो वोट ही बहुत कम है। आप इस तरह की खुराफात लगाने लग जाओ तो वो गलत बात है, लेकिन फिर वो आपकी नीयत की बात है। इन आंकड़ों को सामने लाना अपने आप में एक अच्छा कदम है। अब आगे बस इस बात की सतर्कता होनी चाहिए कि ये जो आपके सामने तथ्य आएंगे इनका दुरुपयोग ना हो। मैं इस पर एक सवाल आपसे और पूछूंगा। 1931 में आखिरी बार जाति जिस तरह की जनगणना की गई थी, अंग्रेजों का उस वक्त समय था। 1941 में एक्सरसाइज हुई लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया। 1951 में हमने ये कहकर इस पर रोक लगाई, उस समय जो हमारे राजनेता थे, कि अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया था विभाजन करने के लिए,
और हम अगर ये इसी में रहेंगे, उस समय राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल शुरुआत वाले स्टेज में था, तो शायद इससे नुकसान होगा। अब क्या बदल गया है कि वो वाली जो परेशानियां थी या सोच थी या डर था वो अब नहीं होगा? देखिए, कई बातें हैं। पहली बात तो ये कि आरक्षण की नीति को अब चलते हुए बहुत समय हो गया। कैसे पता करें कि वो नीति कितनी सफल है? आप एक बहुत बड़ी नीति चला रहे हो आरक्षण की, 50% तक आरक्षण आप दे रहे हो, उससे ज्यादा भी आप दे रहे हो या देना चाह रहे हो, कोशिश तो यही है, अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, नहीं तो आप इतनी बड़ी एक नीति चला रहे हो, क्या आप जानना नहीं चाहते कि उस नीति का परिणाम क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है? तो कैसे पता चलेगा अगर आप ये देखोगे ही नहीं कि जिनको आपने आरक्षण दिया उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव आया? कैसे पता चलेगा? इतना ही नहीं, आप आरक्षण दिए जा रहे हो और आप जिनको आरक्षण दे रहे हो उनके भीतर भी कई उपवर्ग हैं, सब सेक्शंस हैं। क्रीमी लेयर जिसको बोलना शुरू कर दिया गया है। क्रीमी लेयर है, ऐसे लोग हैं जहां एक ही परिवार के कई लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है। अगर आप जाति के आधार पर सूचकांकों को गिनोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो सफल हो भी पा रही है, नहीं हो पा रही है, या उस पॉलिसी का वही लोग दुरुपयोग कर ले रहे हैं, उनका ही एक छोटा वर्ग दुरुपयोग कर ले रहा है जिनके लिए, जिनकी बेहतरी के लिए पॉलिसी बनी थी? ये भी तो पता तभी चलेगा ना जब आप पहले ये सब गणनाएं करो। भाई, आप एक स्कूल में गिनते हो कितने बच्चे हैं, आप ये भी गिनते हो कि किसके अंक कितने आ रहे हैं। ये सब डेटा है। डेटा अपने आप में बुराई या पाप कैसे हो सकता है कि हमें उससे इतना बचना है ना? लेकिन उस डेटा को लेकर के भेदभाव अगर करते हो तो आप करते हो, डेटा अपने आप में नहीं करता है। तो एक डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज बुरी नहीं हो सकती है। और फैक्ट्स के बिना, तथ्यों माने डेटा के बिना अगर आप नेशनल पॉलिसीज चला रहे हो तो ये तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है ना। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम अभी, क्योंकि आरक्षण की हम बात कर रहे थे, इस बात को कभी कहा जा रहा है कि देखिए आजकल जो एक नारा जो बिल्कुल इस पे चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको नहीं लगता ये विभाजन कारक होगा? ये तो विभाजन कारक है ही है कि अब हिस्सेदारी किस चीज में? हिस्सेदारी तो आउटपुट में होती है, प्रोडक्शन में होती है। तो हिस्सेदारी से क्या आपका आशय है कि जो कुछ तैयार हो रहा है उसका तो बंटवारा हो जाएगा, लेकिन उसे तैयार करेगा कौन अगर उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है? तो आप ये कह रहे हो दिस इज द साइज ऑफ द पाई, ठीक है, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ द क्लास, द न्यूमेरिकल साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट क्लास। ये करोगे, पर वो पाई आएगी कहां से? अगर सब वर्ग सिर्फ जो बनी बनाई चीज रखी है उसमें अपना हिस्सा लेने को आतुर हैं, तो उस चीज को बनाने वाला कौन है फिर? तो मैं हिस्सेदारी की बात तो करूंगा, लेकिन उत्पादन में, प्रोडक्शन में, विकास में, देने में मैं पहले कुछ तैयार करूंगा तब वो बटेगा ना। भाई, रसोई में कोई माल तैयार हो गया है, सब लोग कहें कि जिसका जितना बड़ा पेट उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी है, जितनी जहां जितनी संख्या उनको उसके अनुपात में हिस्से में बांट दो। लेकिन रसोई में कुछ तैयार होगा कैसे? सबसे पहले उसके लिए संसाधन कहां से आएंगे? मेहनत कौन करने वाला है? काबिलियत कौन विकसित कर रहा है अपनी? समर्पण किसमें ज्यादा है कि मैं और काबिलियत करके सबसे पहले उत्पादन करूंगा, देश के लिए कुछ तैयार करूंगा? वो ज्यादा जरूरी बात है। एक बार कुछ तैयार होता है फिर उसमें बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होती है, वो बात की बात होती है। पहले कुछ तैयार तो करो। और तैयार वो लोग नहीं कर पाते जो सिर्फ हिस्सेदारी लेने को आग्रही होते हैं कि साहब जो बना बनाया है उसमें मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अगर ऐसे ही बस हिस्सा मांगते रहोगे तो बनाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो हमें हिस्सेदारी रखनी चाहिए, पर सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कहें कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्पादन में, रचना में, निर्माण में हिस्सेदारी करेंगे। मैं आपकी किताब से कुछ कोट करता हूं और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने इसमें लिखा हुआ है कि जो समय भारत में बहुत गहरे जातिवाद का था, वही समय भारत में आर्थिक ह्रास का भी था, इकोनॉमिक डिक्लाइन का भी था। वही समय भारत में सामरिक ह्रास का भी था,
मिलिट्री डिक्लाइन का था, और वही समय भारत में तमाम तरह की गुलामियों का भी था। वही समय था जब भारत में कई 100 सालों तक कोई वैज्ञानिक प्रगति भी नहीं हुई। ये सारी बातें मिलाकर किधर इशारा कर रही हैं? तो मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से किधर इशारा कर रही हैं? ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि इन सब गड़बड़ियों की, ये जितने दुर्भाग्य भारत पर पड़े, इनकी जड़ एक ही है। माने जहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव होगा, शोषण होगा, हिंसा होगी, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ण माने रंग होता है, संस्कृत में वर्ण का अर्थ रंग है, इसके आधार पर, किसी भी आधार पर जहाँ पर इंसान ऐसा हो जाएगा कि उसको यही बातें बहुत बड़ी लगने लगेंगी, वहाँ वो जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करने से चूक जाएगा। कोई वैज्ञानिक प्रगति नहीं होने वाली, कोई कलाओं में प्रगति नहीं होने वाली, कोई ऊंचा साहित्य नहीं लिखा जाने वाला, बड़े काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके लिए छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो गई हैं। क्या छोटी बात बड़ी हो गई है? वो किस घर में पैदा हुआ, उसके नाम के साथ क्या उपनाम जुड़ा हुआ है, जाति कौन है, जाति भी नहीं, गोत्र वगैरह भी बताओ, सब बताओ, और पूरा घुस जाओ, उसकी कुंडली में घुस जाओ एकदम जा करके। ये छोटी छोटी पेटी बातों को जब आप बड़ा बना लेते हो तो जिंदगी में जो असली बड़ी बातें होती हैं उनसे आप चूक जाते हो। आप युद्ध के मैदान पर भी मार खाते हो, आप सृजनात्मकता के मैदान पर भी मार खाते हो, आप विज्ञान में भी मार खाते हो, आप वैश्विक जीवन में बाकी सब देशों से एकदम पिछड़ जाते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो पेटी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, इनसे इंसान अपने आप को दूर ही रखे। कि वो मुझे पसंद नहीं है, ये सब हम अपनी ज़िंदगी में करते। वो पसंद क्यों नहीं है साहब? वो अच्छा दिखता नहीं है। वो पसंद नहीं है क्यों? उसकी खाल का रंग अलग है। इसी तरीके से वो पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि उसका शरीर आकर्षक है। शादी ब्याह इसी आधार पे तो होते हैं। ये पेटी क्षुद्र आधार हैं चुनने या न चुनने के, और जब ये क्षुद्रताएं, ये पेटीनेसेस हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो हमारा जीवन के हर क्षेत्र में पतन होता है, डिक्लाइन होता है। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर एक ये भी सच्चाई है कि ये ऐसा नहीं है कि इस सच्चाई से नकारा जा सकता है कि देश जाति के तौर पर विभाजित रहा है, बहुत समय से रहा है। हाँ। जाति में पैदा होने का कुछ लोगों को बहुत सालों साल, दशकों तक, सदियों तक नुकसान झेलना पड़ा है। तो अगर उनको कुछ समानता देने के लिए करेक्टिव एक्शन की अगर बात की जाती है, और उसमें अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं जाति जनगणना को देखूं और फिर ये बात को कहूं कि भाई अगर एक तबके को इतनी सदियों तक नीचे दबाया गया तो उसके लिए अगर मुझे 50% रिजर्वेशन की लिमिट को लांघना भी पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं, तो उसमें गलत क्या है? गलत की तो कोई बात ही नहीं है, लिमिट की भी कोई बात नहीं है, इसमें आंकड़े की तो बात है ही नहीं, इसमें तो दिल की बात है। मुझे अगर पता चले कि आज मैं जिस हालत में हूं, मुझे जिंदगी में जो सहूलियतें मिली, सुविधाएं मिली, नियामतें मिली, प्रिविलेजेस मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि कोई और था जिसके घर में बिजली नहीं थी, जिसके घर में पीढ़ियों से किसी ने पढ़ाई नहीं करी थी, जिसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी कर सके। तो इंसान होने के नाते, एक खुददार इंसान होने के नाते, अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी के नाते मैं कहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुझे देना चाहता हूँ। इसमें कोई ऊपरी सीमा है ही नहीं, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं किसी का हक खा करके बैठा हुआ हूँ। बात इसकी भी नहीं किसी ने नियम बना दिया, बात इसकी भी नहीं है किसी ने आरक्षण का कोई कोटा निर्धारित कर दिया, बात मेरी अपनी व्यक्तिगत गरिमा की है। मैं कैसे अपने आप को खुशहाल मान लूं और खुशी मना लूं, नाच लूं, गा लूं, उत्सव कर लूं, जब मुझे ये पता चल चुका है कि मुझे आज जो स्थिति उपलब्ध हुई है वो किसी दूसरे के अधिकारों की कीमत पर हुई है। मैं तो ये तो मेरा आत्मसम्मान होगा जो मुझे मजबूर करेगा कि मैं जाऊं और कहूं कि जो कुछ है ले लो भाई, ले लो, अधिक से अधिक ले लो, क्योंकि तुम्हारी हालत अगर खराब है तो ये मेरे मुंह पे तमाचे की तरह है। मैं जितनी बार तुमको देखता हूं उतनी बार मुझे ये दर्द होता है, मुझे अपमान महसूस होता है कि तुम्हारी उस खराब हालत में थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा शायद मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्रतिभागिता है। मैं IIT गया था नया नया, सन 95 की बात है, तो सब बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारी कौन सी खूबी थी कि तुम JEE क्लियर कर पाए। जो टॉप 1% होता है वो क्लियर करता है, उस साल भी यही हुआ था।
तो कोई अपनी कोई खूबी बता रहा है, कोई अपनी कोई बात बता रहा है, कोई अपना टैलेंट बोल रहा है, कोई बोल रहा है टैलेंट कुछ नहीं था, मैं तो स्लॉगिंग करता था, दिन में 14 घंटे पढ़ता था, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैंने भी कुछ बातें बोली, फिर मुझे एक और ख्याल आया, तो सबके सामने मैंने रखा, मैंने कहा देखो मुश्किल से 1.5-2 लाख लोगों ने इस साल IIT एंट्रेंस जेई जो होता है वो लिखा होगा, जबकि अगर तुम देखो कि भारत में कितने किशोर हैं, टीनेजर्स हैं जिन्हें इस साल 12वीं पास करनी चाहिए थी, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो साइंस स्ट्रीम से होते तो एलिजिबल होते जेई लिखने के लिए, तुम देखो वो कितने हैं। तो वो जो संख्या है वो 2 लाख की अपेक्षा कई गुना निकल करके आई कि साहब ये तो इतने होने चाहिए थे। मैंने कहा इतने होने चाहिए थे, लेकिन उतनों ने तो 12वीं का एग्जाम भी नहीं लिखा, और फिर जिन्होंने 12वीं का एग्जाम लिखा साइंस स्ट्रीम से, उनमें से कितने लोग थे जिन्होंने जेई लिखा? तो वहां भी आपने पाया कि कई गुने का अंतर है। तुमने कहा यानी कि हम यहां पर हैं। इसमें यह बात तो ठीक है कि हम अनुशासित थे, हमने मेहनत करी और बहुत जोर लगाया तो हम सफल होकर के यहां पहुंचे हैं, पर बहुत बड़ा योगदान इस बात का भी है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास वो रिसोर्सेज, वो संसाधन, वो क्षमता, वो एक्सपोजर ही नहीं है, वो अवसर ही नहीं है कि वो जेई जैसा एग्जाम लिख भी सके। तो हमारा तुम्हारा इस वक्त पर IIT के कैंपस में होना, we owe it in some measure to those people who could not even write the JEE, let alone clear it. तो वहां पर सबने माना कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। तो देखिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई लेजिस्लेशन मुझे मजबूर करे कि मैं कुछ सीटें किसी को दे दूं। और मेरी बात बहुत लोगों को अखर रही होगी और अखरेगी भी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत मारामारी है। और बड़ा बुरा लगता है जब आप पाते हो कि जनरल कैटेगरी के नंबर ज़्यादा थे पर वहाँ कट ऑफ ज़्यादा था तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर रिजर्व कैटेगरी में लोअर कट ऑफ पर किसी का सिलेक्शन हो रहा है, उससे हार्ट बर्न होता है, दिल जलता है। मैं समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं भी समझ रहा हूँ कि जो जिनके साथ ऐसा हुआ होगा उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन फिर भी अपना स्वार्थ या अपना हित अनहित थोड़ा परे करके जब हम एक व्यापक दृष्टिकोण से बिगर पिक्चर देखते हैं, तो देखिए ईमानदारी की बात तो ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि अन्याय तो हुआ है, और अन्याय मात्र नहीं हुआ है, उस अन्याय से जो ऊंचे वर्ण रहे हैं उन्हें फायदा भी हुआ है। और जब उन्हें फायदा हुआ है तो ये बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की है कि अगर हमारा फायदा हुआ है तो अब हम स्वेच्छा से तुम्हारा हाथ थामकर तुमको ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऊपर उठे थे उसमें एक अंश, एक हिस्सा इस बात का भी था कि तुम नीचे रह गए। तुम इतना नीचे ना रहते तो हम इतना ऊपर नहीं आए होते। अब हम ऊपर आए हैं तो तुम भाई हो हमारे, हम हाथ देंगे, तुम भी ऊपर आ जाओ। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, मैं उसी पे एक मेरा जुड़ा हुआ एक सवाल है। लोग कहेंगे आचार्य जी व्यवहारिक बात नहीं कर रहे हैं आप। हाँ। देखिए मेहनत मैंने करी, इसी में फिर वो कहेंगे आर्ग्यूमेंट फिर मेरिट का क्या होगा? अगर मैंने मेहनत करी और मैं आ गया और किसी और को, जैसे आपने बताया, उसके नंबर कम थे फिर भी उसको वही अपॉर्चुनिटी मैं मेरिट पर एक बात पूछता हूँ, ये भी फिर वही अपने कैंपस में वापस जाता हूँ। तो दिल्ली का लड़का है, दिल्ली का और लड़का, दिल्ली का और लड़का, यही प्रिविलेज है। अब यहां पर 100 तरह की कोचिंग उन दिनों में भी मौजूद थी। एक विद्या मंदिर कोचिंग होती थी, एक फिटजी होती थी, और भी 2-4 होती थी। एक उड़ीसा का लड़का है या बिहार का लड़का है, उसके पास ना तो घर में पैसा है, ना कुछ है, ना कोचिंग जैसी कोई चीज है, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत औसत किस्म के हैं। ये दिल्ली वाला लड़का है, ये जेई रैंक 10 निकालता है, और वो जो वहाँ पे वो उड़ीसा या बिहार के किसी पिछड़े गांव का लड़का है, वो अपने तीसरे अटेम्प्ट में जेई रैंक 2000 निकाल लेता है। आप बताइए ज्यादा बड़ा श्रेय आप किसको देंगे? मैं तो, मेरा अलग है, लेकिन मैं तो उसको दूंगा जो सबसे मुश्किल कंडीशंस में जिसने वो हासिल किया। Your merit has to be measured in relation to the odds you face. मेरिट कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, मेरिट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। तो हम क्या मेरिट की बात करते हैं? जिसको सुविधाएं ही नहीं मिली हैं, आप उसकी मेरिट क्या नाप रहे हो? वो तो ही स्विमिंग अपस्ट्रीम, वो बेचारा तो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा है ना। अब यहां जो दिल्ली वाला है उसको गाड़ी छोड़ने जा रही है कोचिंग तक, और गाड़ी पिताजी की गाड़ी, और पिताजी की ही गाड़ी, कई बार वो सरकारी गाड़ी भी हो सकती है, और पिताजी की ही गाड़ी उसको वापस ला रही है। घर आ रहा है तो माँ उसको घोंट करके दूध में बादाम और अखरोट और काजू और ये सब पिला रही है।
उसका छोटा से छोटा काम करने के लिए नौकर मौजूद हैं। अब उसकी जेई रैंक 10 आ गई ऑल इंडिया। आप कहोगे ये तो मेरिटोरियस है। इज दिस मेरिट? मेरिट क्या चीज है समझना पड़ेगा ना। और वहां पे वो बिहार का लड़का है, आप कहोगे उसके पास तो मेरिट ही नहीं है। तीसरे अटेम्प्ट में उसकी 2000 रैंक आई है, उसकी तो मेरिट ही नहीं है। उसने जिन हालातों में संघर्ष करा है और 2000 रैंक निकाली है, ये जो दिल्ली वाले भाई साहब हैं जो रुई के फाहे में पले बढ़े हैं, इनको आपने वहां डाल दिया होता तो इनकी सारी मेरिट निचोड़ जाती। तो मेरिट कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है। समझो कि किसके जीवन में क्या रहा है, उसके हिसाब से उसकी मेरिट देखी जाएगी। अब मुझे मालूम है ये मैं बोल करके बहुत गालियां आमंत्रित कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं, सच्चाई बोली जानी जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि सच्चाई हमेशा आपको पसंद ही आए। सच्चाई होती है, जरूरी नहीं है आपको हमेशा पसंद ही आए। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और एक और इसमें सवाल जोड़ देता हूं। फिर बहुत लोग ये भी कहेंगे कि देखिए, जब आप ये संख्या की बात करते हैं और आप ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन की बात भी उसके साथ जोड़ देते हैं, और फिर मेरिट की भी आपने जो व्याख्या इसमें की है कि भाई अब तो डिसएडवांटेज हमको है क्योंकि हमारी संख्या भी कम है। उस तो जो जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है ऑलरेडी उनकी संख्या वैसे भी बढ़ती जा रही है। तो हम सिर्फ इस नोशन से कि हम इस अपर जात में हम पैदा हुए या ऊंची जात में हम पैदा हुए, अब हम डिसएडवांटेज में हैं, ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलते हैं। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बढ़िया सवाल है, बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। जो कहते हैं उनकी संख्या कम है और फिर अब कोटा भी कम है, हाँ। मैं उनके लिए खुशखबरी लाया हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स भी कम है। गवर्नमेंट जॉब्स इतने कम हो गए हैं कि उसमें इतने कम होते जा रहे हैं पॉपुलेशन। भाई कुछ 100 नौकरियों के लिए कई करोड़ आवेदन आते हैं, तो हैं कितने गवर्नमेंट जॉब्स? वो उतनी छोटी सी पाई के लिए, उतने छोटे से चीज के लिए आप क्यों जान लगा रहे हो? आप अगर सचमुच मेरिटोरियस हो तो आप जाओ ना, आप जॉब क्रिएटर बनो। भाई सारा जो आरक्षण का मामला है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो है मारामारी। गवर्नमेंट जॉब्स बचे ही कितने हैं? तो मारामारी करके मिल भी क्या जाएगा? 10 नौकरियां हैं और 10 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, उसमें 50% अगर रिजर्व सीट्स हैं तो जनरल क्लास को 5 मिल जाएंगी। वो कोटा बढ़ गया, 60% रिजर्व सीट्स हो गई तो जनरल क्लास को 4 मिल जाएंगी। अरे 10 लाख एप्लीकेंट्स हैं, सीटें अब 5 हो कि 4 हो, क्या फर्क पड़ता है? इससे अच्छा ये कि ये चक्कर ही छोड़ो ना, बाहर निकलो, जॉब क्रिएटर बनो और बोलो मैं हर कैटेगरी को नौकरी दूंगा। बोलो खुद को गाली देने वालों से कि तुम लोग यही बोलते थे ना कि मैं प्रिविलेज्ड हूं, तो देखो मैंने अपनी प्रिविलेज का कर्ज उतार दिया। अगर मैं प्रिविलेज्ड था तो अब मैं नेशन के लिए जॉब क्रिएटर बन रहा हूं और अब मैं सबको दे रहा हूं। मेरे ऊपर यही इल्जाम था ना कि शताब्दियों से मेरे पुरखों ने जाति के नाम पर लिया है, यही तो तोहमत लगाई जाती है कि साहब आप सवर्ण हो, आपने लिया है, तो लिया है तो लो अब मैं दे रहा हूं, अब मैं जॉब्स दे रहा हूं। मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब का अभ्यर्थी बनूं? मैं क्यों कहूं कि मैं भी कतार में लगाऊं, मुझे भी सरकारी नौकरी मिल जाए और फिर मैं उसमें शोर मचाऊं कि रिजर्वेशन हो गया, मुझे नहीं मिल रही। मैं दूंगा ना, मैं सचमुच मेरिटोरियस हूं, मैं यही तो कह रहा हूं मैं मेरिटोरियस हूं। तो अब मैं अपनी मेरिट डिस्प्ले करूंगा। है मेरिट, करेंगे डिस्प्ले, दिखाओ अपनी मेरिट, दिखानी चाहिए। ये कोई कोरी में चुनौती नहीं दे रहा, ना मैं व्यंग कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ऐसा हो। एक चैलेंज के तौर पे लोग लें इसे, एक चैलेंज, एक दायित्व, जिम्मेदारी, बल्कि प्रेम के तौर पर लें। क्योंकि भारत राष्ट्र को आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो बस नौकरी मांग ना रहे हो, वो नौकरियां दे रहे हो। सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे सकती, सरकार बहुत कम नौकरियां देती है और सारी मारामारी चल रही है कि इन नौकरियों के भीतर हमें रिजर्वेशन मिल जाए। वो नौकरियां हैं ही बहुत कम, उसमें रिजर्वेशन मिले कि ना मिले बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपकी किताब से मैं एक कोट करना चाहता हूँ। ऐसे विचित्र ये लोग कि सबसे पहले तो तुमने सदियों तक किया है गलत आचरण, किया है दुर्व्यवहार, किया है शोषण, मानो ना इस बात को, पहले तो मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी बात जो अतीत में करते आए हो, इच्छा तुम्हारी यही है कि तुम आज भी वही काम करो। ये कैसे लोग हैं? और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समझाने जाओ, सुधारने जाओ तो सुनते नहीं हैं, सुनते हैं पर बड़ा विरोध करते हैं। सिर मार मार कर दीवारों को तोड़ना है, इतना विरोध करते हैं। अब दीवारें तो टूटती हैं फिर, लेकिन उसमें धार दिखाई देती है लहू की। ये मेरी आप बीती है। तो मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि आप ये किस पे कटाक्ष है और क्या कह रहे हैं।
अरे उन्हीं से जिनसे वो सब बातें करता हूँ, जो अभी कर रहा हूँ, वही दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। तो दीवारें तो मैं तोड़ रहा हूँ, लेकिन अपना सर मार मार के तोड़ रहा हूँ, तो टूटती दीवारों पे लहू की धार दिखाई देती है। नहीं मानना चाहते लोग कि अन्याय अत्याचार हुआ है। लोग कहते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं था कभी। न तो इतिहास पढ़ रहे, न आंकड़ों पर जा रहे, न तथ्यों पर जा रहे। अरे इतिहास की नहीं सुननी तो आज अलग अलग जातिगत वर्गों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वही देख लो ना, उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड देख लो, सब कुछ जो जो उनको सोशल एमिनिटीज़ मिल सकती हैं वो देख लो। कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से कुछ वसूलना है। मैं ये कह रहा हूँ ये बात मेरी अपनी डिग्निटी, मेरी अपनी गरिमा की है कि अगर मुझे मिला है अतीत से तो आज मैं बांटूंगा। वरना 5 लोगों की रोटी छीन करके अगर मैं खा रहा हूँ तो मुझे पचेगी कैसे? ये बात मेरी अपनी ज़िंदगी की है। बात ये भी नहीं है कि मुझे सोशल जस्टिस करना है। सोशल जस्टिस भी नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर जो चीज़ आती है वो बहुत इंटीमेट है, निजी है, मेरी अपनी है। वो ये है कि मैं किसी का हक मारकर नहीं खा सकता। भले ही दूसरों को बांटने में मुझे ही भूखा रहना पड़े, बिल्कुल हो सकता है मैं भूखा चला जाऊं, पर मेरी अपनी डिग्निटी मुझे नहीं अनुमति देती कि 5 लोग भूखे हैं और शायद मेरी वजह से भूखे हैं और मैं पेट भर के खा लूं। नहीं कर सकता। और ये बात सिर्फ इंसानों में नहीं, बात जानवरों पर भी लागू होती है। मैं किसी जानवर को भी नहीं मार के खा सकता, भले ही मुझे भूखा सोना पड़े, भले भूख से मर जाना पड़े। ये बात मेरी अपनी है। बात ये नहीं है कि मुझे उन पर करुणा दिखानी है। उन पर करुणा नंबर 2 की बात है। ये बात नहीं समझ रहे लोग, समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको सस्ती सुविधाओं का लालच है। पर इसके लिए क्या अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर मजबूत नहीं करना पड़ेगा? बस वही समाधान है, वही समाधान है। और उसी के लिए तो ये है भगवत गीता। मैं एक और जिस चीज़ सोच रहा था, क्योंकि बार बार लोग बात करते हैं, हम जिस तरह के दौर में अभी हैं 2025-26 के भारत में, क्या धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठ के भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, या हम फिर घूम फिर के कौन जात हो में फंस जाएंगे? देखिए 2025 की बात नहीं है, 2025, 26, 2085, 3085, कुछ बातें समय के आगे बढ़ने से बदल नहीं जाती। समय आगे बढ़ता है, इंसान आवश्यक नहीं है कि समय के साथ आगे बढ़ जाए। समय बढ़ा आगे, इंसान आगे बढ़ा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा जो पैदा होता है ना, आज की शताब्दी में, आज से 5000 साल पहले, आज से 500 साल बाद, हर बच्चा समझ लीजिए कि एक प्राकृतिक पशु पैदा हुआ है, और उसके भीतर वो सब वृत्तियां होती हैं कि दूसरों का नोच खसोट के खा लूँ, ये कर लूँ। आपने देखा इंसान के बच्चे और जानवर के बच्चे में कोई बहुत अंतर होता नहीं है। इसीलिए इंसान के बच्चे को हम 25 साल तक शिक्षा देते हैं। कुछ तो बात होगी ना कि उसे इतना एजुकेट करना पड़ता है। किसी को 25 साल तक अगर दवाई देनी पड़े तो माने बड़ी गहरी बीमारी रही होगी। इंसान के बच्चे को 25 साल तक शिक्षा माने दवाई देनी पड़ती है। हम इतनी गहरी बीमारी लेकर पैदा होते हैं। तो वो चीज़ हमें हमेशा चाहिए होगी कि ये जो टेंडेंसीज़ हैं भेदभाव की, शोषण की, किसी को दबा लेने की, किसी से झूठ बोल देने की, किसी का हक मार लेने की, इन सब के साथ हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। बात आज की नहीं है। और वो जो संघर्ष है सिर्फ आध्यात्मिक तल पर हो सकता है। नीतियाँ बनाना एक तरह का समाधान है, पर वो भाई गहरा समाधान नहीं है। वरना आप क्या करोगे कि जो नीति निर्धारक हैं आप उनको ही सरकार से हटा दोगे। लोकतंत्र है तो वोट से हटा दोगे, लोकतंत्र नहीं है तो बंदूक से हटा दोगे। कोई बहुत अच्छा संविधान है तो आप बोल दोगे नहीं हमें संविधान ही नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नया संविधान ले आ दो। आप ये सब करना शुरू कर दोगे। आखिरी बात तो यही है कि आपके भीतर जो शोषण और भेदभाव का जन्मगत बीज होता है उसको ही निकाल फेंका जाए, और उसके लिए होता है अध्यात्म, उसके लिए दर्शन होता है, उसके लिए वेदांत है, उसके लिए बौद्ध धर्म है, उसके लिए भगवत गीता है। मेरा अंतिम सवाल इस पर आपसे है, कुछ पंक्तियों में आप जाति को सामाजिक, रचनात्मक, प्रेम और प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन भी बता रहे हैं। तो क्या जाति को मजबूत करना भारत को या किसी भी देश को रचनात्मक, वैज्ञानिक और प्रेममय समाज बनने से रोकता है? और अगर ऐसा करता है तो उसका सलूशन क्या है? प्रेममय समाज बनने से क्या रोकता है? ये आज के भी जो यंग कपल्स हैं ये रोमांस शुरू करने से पहले जाति फिक्स कर लेते हैं। ये तो प्रेम विवाह करने जा रहे हैं
पर प्रेम भी इनको अपनी जाति और गोत्र ये सब देख के होता है। कहाँ से प्रेम आ जाएगा? आप एक बहुत फिक्टिशियस चीज को जिंदगी के सेंटर पर रख रहे हो। ऐसी फॉल्सनेस, ऐसे फिक्शन के साथ प्रेम जैसी असली चीज कहाँ से आ जाएगी? वेदांत की अभी मैंने बात करी, हमारे उपनिषद है, मालूम है वो क्या बोलते हैं? तो वहां पर शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा है, बताओ जाति क्या है, बताओ जाति क्या है। तो गुरु कहते 3 बातें होती हैं भाई, शरीर होता है, मन होता है और सत्य होता है, जिसको आत्म बोलते हैं। आत्मा, आत्म। बोले आत्म तो अजात है, तो उसकी तो कोई जाति होगी ही नहीं। वही जो किताब के शीर्षक में है, अजात की क्या जात? जी, अजात। वो जो अजात है वो आत्मा है, उसका कभी जन्म ही नहीं होता, न मृत्यु होती है, वो अजात है। जब वो अजात है तो उसकी तो कोई जाति ही नहीं। ये गुरु का उत्तर है। बोले इसी तरह शरीर है, शरीर सबका एक जैसा है। एक आदमी का खून दूसरे को चढ़ा देते हो, एक मर जाता है उसकी आंख निकाल के दूसरे को लगा देते हो, एक का लिवर, एक की किडनी दूसरे में लगा देते हो। तो शरीर की भी कोई जात नहीं है, नहीं तो ब्लड ट्रांसप्लांट ही ना हो पाता। आत्मा का जन्म ही नहीं है तो जात कैसी? और शरीर की कोई जात होती नहीं। तो यानी जाति फिर चीज क्या है? बोले जाति मन की चीज है, और मन माने मानसिक कल्पना। जाति काल्पनिक है। हमारा धर्म स्वयं बोलता है कि जाति एक काल्पनिक बात है। अब जो इस कल्पना में जिएगा वो असली जीवन कैसे जिएगा? इमेजिनेशन और रियलिटी साथ साथ तो चल नहीं सकते ना। अब मैं आपको, आप सामने बैठे हो, आप इंसान कैसे हो मुझे वो दिखाई ना दे, मैंने पहली चीज यही पता कर ली कि आपकी जाति क्या है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिसकी आंख में इन सब पूर्वाग्रहों का पर्दा आ गया, उसे सच्चाई कभी दिखाई नहीं देगी। वो बड़ा एक आधा अधूरा धुंधलके में जीवन जिएगा और दूसरों को भी बहुत कष्ट देगा वो। तो ये जो डिस्कशन हमारा रहा, इसमें 2 चीज़ें कम से कम मुझे समझ में आई। एक, जो अफर्मेटिव एक्शन या जिसको सुधार की हम जो बात करते हैं, क्योंकि कुछ जातियों के आधार पर लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वो अपनी जगह चलेगा। दूसरा, आपको अध्यात्म के अंदर जाके अपने अंदर सोचने के, कम से कम जातियों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। शायद तभी जाकर पूरी तरीके से हम किसी भी लोगों को, किसी भी जात के लोगों को इकट्ठा एक जगह ला पाएंगे। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, अध्यात्म की जरूरत सिर्फ उनको नहीं है जिनको हम कह रहे हैं कि इनको जातिगत भेद से लाभ हुआ है। अध्यात्म की जरूरत उनको भी है, बराबरी की और ज्यादा है, जो कहते हैं कि या जिनके साथ सचमुच दुर्व्यवहार हुआ है और जिनका नुकसान हुआ है। क्यों? 2 वजहों से। एक तो उनके मन में कई बार हीन भावना आ जाती है। तो तुम हीन नहीं हो, ये बात तुमको वेदांत बताएगा और गीता बताएगी। किसी हालत में तुम हीन नहीं हो। तुम्हारे वर्ण से, रंग से, जन्म से, जात से तुम हीन नहीं हो गए, लिंग से तुम हीन नहीं हो गए, पहली बात। और एक नई चीज और आई है, विक्टिमहुड। मैं विक्टिम रहा हूं, अब मैं विक्टिम रहा हूं तो मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। जो वंचित वर्ग रहा है, जो दलित वर्ग रहा है, उसमें भी अब एक हिस्सा ऐसा उभर के आ रहा है जो एग्रेसिव हो रहा है, ये बोल के कि मैं विक्टिम हूं तो अब मुझे एग्रेशन का हक है। तो अध्यात्म वहां भी बहुत जरूरी है, ताकि तुमको पता चले कि अगर तुमने विक्टिम होने को अपनी पहचान बना ली तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी। तो इसलिए अध्यात्म सबके लिए जरूरी है। उनके लिए भी जिनको हम प्रिविलेज क्लास कहते हैं, उनके लिए भी जो ऑप्रेस्ड रहे हैं और जिनमें अब हीन भावना, इन्फीरियरिटी आ गई है, और उनके लिए भी जो अब रेडिकलाइज हो रहे हैं, अपने आप को विक्टिम बोलते हैं और अब एग्रेसिव होना चाहते हैं। अध्यात्म उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यही मार्ग है, और हर तरह की जाति की बेड़ियां, चाहे आपने उन्हें पहनाया हो, चाहे आप उन्हें तोड़ना चाहते हो, दोनों के लिए यही सबके लिए आवश्यक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।